हेलो बच्चों। तो जैसा कि तुम लोगों को मैंने कहा था कि हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बहुत जल्दी शुरू करेंगे और साथ में जो हमारा मैकेनिक्स चल रहा है वो चलता रहेगा। और मैकेनिक्स को बच्चों देखो बहुत तेज़ फास्ट नहीं पढ़ाया जा सकता, बहुत धीमे धीमे समझते हुए, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए उसमें थोड़ा वक्त लगता है। अब कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे होगा, कब शुरू होगा, अभी तक नहीं हुआ। तो मैं कहा था कि भाई थोड़ा वेट कर लो, मैं पक्का शुरू करूँगा। अब कुछ बच्चे हैं परेशान हो जाते हैं, चलो बच्चे हैं परेशान होना उनका ऑब्वियस सी बात है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये आज हम लोग बच्चों शुरू कर रहे हैं BHU BSc के लिए। हमारा अगला सेक्शन, ये एक सेक्शन है, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक सेक्शन है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। उसमें कई चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं। जो सबसे पहला चैप्टर मैं शुरू करूंगा आज वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत, ठीक है। गैसों के अणुगति का सिद्धांत या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये हम लोग आज शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर ये सेक्शन है, ये इसका पहला चैप्टर है। इसी पे हम लोग सेकंड थर्ड करके पूरा कंप्लीट करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हाईली कॉन्सेप्चुअल है, हालांकि फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहाँ कॉन्सेप्ट्स ना हो, बट थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी रहेगा। मैकेनिक्स के कंपैरिजन तुमको ये आसान लगेगा, ठीक है। और मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट चैप्टर है। मैं दिन भर इसको पढ़ सकता हूँ, दिन भर इसको पढ़ा सकता हूँ। बहुत फेवरेट चैप्टर है मेरा, और BHU वालों का भी शायद उतना ही प्यारा है इससे, बहुत बहुत पसंद करते हैं BHU वाले भी इसको। और हर एग्ज़ाम में BHU के 5-6 क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन से बच्चों कंफर्म रहेंगे। अब 5-6 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन मतलब क्या, फिजिक्स का 10% हो गया ना। 50 में से 5 क्वेश्चन अगर आ गए 10% तो ऐसे ही हो गया, है ना। तो आसान होंगे और जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, और हम सबको इसको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और क्योंकि अगर 5-6 क्वेश्चन आते हैं इससे और हम कर लेते हैं तो हमको एक बहुत सपोर्ट मिल जाएगा आगे के क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स में तुम्हें कोई चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है, उसको होल्ड कर दो, छोड़ दो, उसके बदले इसको अच्छे से कर लिया जाए। देखो मैंने पहले ही कहा था कि एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए तुमको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इस बारे हम लोग बात करते रहेंगे कि हम लोग कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, क्या हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए पढ़ने के लिए। मैं अब आ गया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं सारी बातें तुमसे करूँगा, ठीक है। अब हमारे बहुत टाइम है हमारे पास, तो चलो ठीक है, हम लोग फिलहाल चैप्टर शुरू करते हैं। ये सब बातें तो मैं बीच बीच में तुमको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा कि तुमको कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम कब होगा, क्या पैटर्न में कोई बदलाव होने वाला है, सारी बातें करेंगे एक एक करके, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं तुम लोग को चैप्टर शुरू करता हूँ, कुछ पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है बच्चों हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति का सिद्धांत। इससे बच्चों एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगभग कंफर्म आता है, लगभग कंफर्म होगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक क्वेश्चन आता है। बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, जनरली फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। अगर तुम देखोगे पेपर्स में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब एक आदर्श गैस के दाब का क्या सूत्र है, क्या उसका फॉर्मूला है, इससे हम लोग को शुरुआत करनी है। अच्छा, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि बच्चों देखो, हम लोग, मैं हमेशा एक बात पे ध्यान देता हूँ कि हमको जिस एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करनी है हमारा बिल्कुल वैसे ही पढ़ने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। BHU BSc बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बिलीव करो, बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत बेसिक, बहुत अच्छा एग्ज़ामिनेशन है। अगर बहुत बेसिक्स पर ध्यान रखोगे आराम से क्वालिफाई कर लोगे। तो मैं बहुत डिटेल में तो हम लोग को पढ़ना नहीं है,
ठीक है, हम लोग BHO BSc के हिसाब से पढ़ रहे हैं। पूरा डिटेल में पढ़ना होगा तो उसके लिए मैं जब क्लास 11th में पढ़ाऊँगा तो आप उसको वीडियो देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल लोग BHO BSc के पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे, वरना सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ाने में ही मुझको 2 से 3 वीक्स लग जाते हैं नॉर्मली, अगर कंपटीशन वालों को 11th वालों को पढ़ाना हो तो। बट हम लोग BHO BSc के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान रख के पढ़ेंगे हम लोग को कैसे पढ़ना है। तो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये हम यहाँ से टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम सब क्लास 11 12 पढ़े हो, तो आइडियल गैस क्या होती है, आदर्श गैस के क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सबको पता होगा। नहीं पता है एक बार बुक ओपन करना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हम लोग अपने काम की बात करते हैं जहाँ से हमको शुरुआत करनी है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर एन आइडियल गैस क्या होता है, देखो सबसे पहले ये इमेजिन करो कि मेरे पास एक वेसल है। वेसल मतलब मान लो बच्चों एक बर्तन है, एक वेसल है, एक हमारे पास कह सकते हो कंटेनर है, वेसल है, और उसमें एक आइडियल गैस भरी हुई है। एन आइडियल गैस इज फिल्ड। सबसे पहली बात तो बच्चों जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, डिराइव करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, वो सब और सब याद रखना बच्चों एक आइडियल गैस के लिए ही है, एक आदर्श गैस के लिए ही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो बच्चों मान लो कि ये वेसल है, कंटेनर है, और उसमें कोई गैस भरी हुई है, और ये छोटे छोटे जो देख रहे हो डॉट्स, ये गैस के बच्चों मान लो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इतना समझ सकते हो, सब बच्चे समझते हैं कि जो मैंने बनाए हैं डॉट्स, दे आर मॉलिक्यूल्स। ये गैस के अणु हैं जो स्वतंत्र रूप से फ्री होकर के इस पूरे वेसल में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये सबको पता है कि फ्रीली मूव करते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस बर्तन में, इस वेसल में जब मूव करते हैं फ्रीली, रैंडमली, तो ये जो बर्तन की दीवारें देख रहे हो ना, वेसल्स का जो वॉल है, दीवारें, इनसे बार बार कोलाइड करते हैं, टक्कर मारते हैं, कोलिजन होता है। बहुत ऑब्वियस सी बात है। द मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड द वॉल्स ऑफ वेसल। इन बर्तन की दीवारों से बार बार टक्कर करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। और आदर्श गैस में यह बात कही जाती है इन केस ऑफ एन आइडियल गैस कि ये जो कोलिजन होता है बच्चों, ये इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि एक प्रत्यास्थ संघट्य होता है। अगर एक आदर्श गैस है तो ये जनरली एक आइडियल गैस के लिए ये एक इलास्टिक कोलिजन है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है सर, प्रत्यास्थ संघट्य क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए, देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉलिक्यूल है, मैं एक मॉलिक्यूल को ले रहा हूँ, जो एक के साथ होगा वही सबके साथ होगा। मान लो बच्चों एक मॉलिक्यूल है, मैंने कहा कि इसका जो कोलिजन है इस दीवार से वो इलास्टिक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मॉलिक्यूल इस वॉल से टकराएगा, या ऐसे जो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, जिस स्पीड से टकराएंगे उसी स्पीड से वापस भी आ जाएंगे। इनकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगी, मगर स्पीड में फ़र्क नहीं होगा। अगर ये u स्पीड से टकराएगा तो u स्पीड से वापस भी आ जाएगा। तो ये होता है इलास्टिक कोलिजन का मतलब। तो इससे क्या होगा सर, इससे बच्चों मोमेंटम में चेंज होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला सब पढ़े हो सर, P = m/u होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो P1 जो जाने वाला मोमेंटम है उसको m/u कह सकते हो, ठीक है। और जिस मोमेंटम से वापस आएगा उसको -mu कह सकते हो। मैं तुमको बस ये बता रहा हूँ कि प्रेशर कैसे लगता है, एक दाब के लगने का मैकेनिज्म क्या है, बस ये समझा दो, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। कि एक गैस प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है, क्या उसका मैकेनिज्म है। तो अगर कोई पूछे या तुमको अगर जानना हो तो ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई प्रेशर का मैकेनिज्म क्या होता है। तो mu मोमेंटम से गया, -mu मोमेंटम से। अब ये सबको पता है कि माइनस यहाँ पे क्यों लगा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, सबको पता है। तो मोमेंटम में चेंज हुआ कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल हुआ, डायरेक्शन बदला, मोमेंटम में चेंज हुआ। तो मोमेंटम में अगर चेंज होगा तो फोर्स भी तो लगेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज कॉल्ड फोर्स। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो मोमेंटम में चेंज हुआ, हाँ सर हुआ। मोमेंटम में चेंज होने से फोर्स लगेगा, हाँ सर लगेगा। और जहाँ फोर्स लगेगा वहाँ पर प्रेशर भी तो होगा, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, F/A। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हम सब जानते हैं दाम बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो डेफिनेटली अगर ये मॉलिक्यूल दीवारों पर बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो दाब भी तो प्रोड्यूस होगा, प्रेशर भी तो आएगा। दैट्स हाउ प्रेशर इज एक्सर्टेड। तो अगर तुमसे कोई पूछे प्रेशर कैसे काम करता है, तो बिकॉज ऑफ कोलिजन। अगर ये मॉलिक्यूल कोलाइड ही ना करे तो तुम बताओ क्या प्रेशर एक्सर्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। प्रेशर आता है फोर्स से, और फोर्स आएगा जब मोमेंटम में चेंज होगा तो ना, और उसके लिए कोलिजन ज़रूरी है। तो दिस इज़ हाउ प्रेशर इज़ क्रिएटेड। किसी गैस के अंदर एक, ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मगर हम तुमको बहुत एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है कोई गैस। ठीक है, ये तो एक मॉलिक्यूल की बात हुई। क्या बाकी मॉलिक्यूल्स चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे क्या? वो सब भी टक्कर करेंगे। और ऐसे एक दो नहीं, मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, दीवारों पर बार बार टक्कर टक्कर पे टक्कर टक्कर पे टक्कर करते रहेंगे। इन कोलिजन से मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होने से बच्चों बल आएगा, फोर्स आएगा, और फोर्स से क्या जनरेट होगा बच्चों? प्रेशर। तो वही होता है गैस का प्रेशर, जिसको हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो अगर कोई पूछे कि भाई प्रेशर कैसे गैस क्रिएट करता है, क्या उसका मैकेनिज्म है, तुम समझा सकते हो दिस इज द मैकेनिज्म। मेन चीज़ है कोलिजन, मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना प्रेशर को जनरेट करता है, इस बात को समझना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। इस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलो, तो इस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है 1/3 रो V² RMS। ये प्रेशर का एक्सप्रेशन होता है। P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू V² RMS। अब ये P क्या है, रो क्या है, V क्या है, सब एक एक करके समझाऊंगा, वो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो बच्चों, ये P क्या है? इस गैस का प्रेशर जो इसने एग्जर्ट किया दीवारों के पर, जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा प्रेशर है। रो है बच्चों इस गैस का डेंसिटी, मतलब घनत्व। मैं सब लिखूंगा ही, पहले सुन लो। VRMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग। अब ये क्या होता है सर? ये एक नई चीज़ बता रहे हैं। नई चीज़ नहीं है, शायद भूल गया होगा, वो अलग बात है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग। अब ये होता क्या है सर? रुक जाओ, बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, शॉर्टकट में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिटेल में बताएंगे, बट अभी 2 मिनट वेट करो। इस फॉर्मूले को अभी 1-2 रूप और देंगे हम लोग। सर एक बात बताइए कि अगर ये रो है, तो हम सब जानते हैं कि रो मतलब घनत्व होता है, डेंसिटी, और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो रो को हम m/v बोल सकते हैं, जहाँ m क्या होगा सर? m होगा गैस का टोटल मास, और v होगा गैस का टोटल वॉल्यूम, आयतन। मास मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबके मास का सम, और v मतलब गैस का वॉल्यूम। और ये V² RMS जैसा था वैसा ही रहेगा। ये क्लियर है? चलो, अच्छा एक और फॉर्मूला होगा इसका। कैपिटल M मतलब क्या? गैस का टोटल मास, गैस का टोटल मास। अब गैस का टोटल मास क्या होगा? गैस के टोटल मास को बताओ बच्चों, m × n बोल सकते हैं। अब m क्या है? m एक छोटे से मॉलिक्यूल का मास है। ये मॉलिक्यूल देख रहे हो बच्चों, इस मॉलिक्यूल का मास मान लो m है, स्मॉल m। याद रखना, कैपिटल M पूरे गैस का मास है, स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, बोल सकते हैं। और मान लो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास m है, एक अणु का द्रव्यमान अगर स्मॉल m है, और ऐसे ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ टोटल मास कितना होगा सर? सिंपल सी बात है, टोटल मास इज इक्वल टू क्या? एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने कर दिया, भूलना मत। कैपिटल M टोटल मास
एंड स्मॉल m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। यहाँ तक क्लियर है। और v² RMS एज इट इज़, इसको अभी होल्ड किया और उसके बाद चर्चा विधिवत करूँगा मैं भी। तो ये एक्सप्रेशन होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ क्या है, देखो। ऑफ कोर्स P इज प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर है, सबको पता है अच्छे से। रो इज डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का घनत्व जिसको कहते हो। कैपिटल M जो है बच्चों वो है टोटल मास ऑफ गैस, गैस का टोटल मास, सिंपल सी बात है। VRMS को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। इसको हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, इसका मैं हिंदी में कहते हैं, सोचो इसको वर्ग माध्य मूल वेग। इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। और स्मॉल m क्या है? स्मॉल है सर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। और सर n क्या है? सर कैपिटल N है, सर कैपिटल N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन में क्या चीज़ है मैंने बगल में लिख दिया है, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों सबको इसको कॉपी कर लो, तब मैं आगे चलता हूँ और तुम लोग को इसके बारे में VRMS के बारे में पहले विधिवत बताता हूँ कि VRMS होता क्या है। अभी तो लिख दिया हूँ कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग, लेकिन ये होता क्या, इसका मतलब क्या होता है? वाई डू वी यूज़ VRMS, ठीक है। बताऊंगा, सब बताऊंगा। इसको पहले कॉपी कर लो फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। 2 मिनट का तुमको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी करना। यह काम भी कर सकते हो तुम लोग, यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में कॉपी भी कर सकते हो। आगे चले, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी। अच्छा एक बात और, ये पूरे अच्छे से नोट्स बनाओगे। आज ये चैप्टर शुरू हुआ है, एक बाकायदा कॉपी लोगे, नोट्स बनाओगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी पे नोट करते चलोगे, न्यूमेरिकल करोगे, नोट्स बनाओगे, ताकि एग्ज़ाम तक मेरे पास मौजूद रहे डाटा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, और ज़्यादा कुछ नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ इन चीज़ों को मैं मिटाता हूँ। तो अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो आराम से इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके अपना बाद में कॉपी भी कर सकते हो, हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते अपना। अच्छा, ये हो गया हमारा गैस का एक्सप्रेशन। अब जरा बच्चों VRMS का बात कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब VRMS हो, देखो VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर पूछोगे सर ये क्या होता है, तो मैं सिंपल सा एक बात कहूँगा बच्चों, ये कुछ नहीं है, वेलोसिटी के एवरेज निकालने का तरीका है। मतलब ये अणुओं का जो वेलोसिटी है, वेग है, उनका औसत निकालने का तरीका है। हम सब जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल सारे क्या एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं क्या? अरे क्या है सर, क्या बात करते हैं, ये सबको पता है कि कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर, कोई इधर, सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा, सबकी स्पीड अलग होगी, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफरेंट होगा वेलोसिटी के हिसाब से, कोई इधर, कोई ऊपर, कोई नीचे, डायरेक्शन भी अलग अलग होगा और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगी। इसका स्पीड अलग होगा, इसका स्पीड अलग होगा, डायरेक्शन तो अलग ही है। तो डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है, तो बताओ बच्चों एवरेज निकालना पड़ेगा ना, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी का एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबका तो डायरेक्शन अलग अलग है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। 3 तरीके से एवरेज निकालते हैं इन जनरल।
गैस के मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी का जो एवरेज है बच्चों 3 तरीके से निकाला जाता है। उन तीनों तरीकों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, मगर पहले VRMS को तुमको डिस्कस कर दें। VRMS होता क्या है और कैसे निकालते हैं। चलो मान लो मैंने कहा बच्चों 1 2 3 करते करते ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ सर n मॉलिक्यूल्स हैं, n मतलब 100 1000 जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत अपने मन से मान लो। n मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डिफरेंट होगा। हाँ सर डिफरेंट होगा, डायरेक्शन डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो मान लो पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v1, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है मान लो v2। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, इसका जो डेरिवेशन है तो बहुत लंबा चौड़ा VRMS का, मगर बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। हमको डेरिवेशन तो करना नहीं है एग्जाम में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ जाए, ताकि हम क्वेश्चन कर सकें। तो सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा मत समझिए बस यही होता ही है, बहुत कुछ है, ठीक है। बट मैं तुमको सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूँ कि VRMS होता क्या। मान लो पहले मॉलिक्यूल की स्पीड v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3, ऐसे करते करते लास्ट वाले मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी बच्चों, मान लो v1 v2 v3 करते करते vn। n मॉलिक्यूल्स हैं तो n तक हम चले गए। ये जो रूट मीन स्क्वायर देख रहे हो ना, हिंदी में वर्ग माध्य मूल वेग, उल्टा ऑर्डर चलेंगे। जैसे लिखा है रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन मतलब एवरेज निकालेंगे, फिर रूट मतलब स्क्वायर रूट। हिंदी में सीधा चलेंगे, हिंदी में सीधा पहले वर्ग करेंगे, फिर माध्य निकालेंगे, फिर मूल लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में पहले इस तरफ, पहले ये फिर ये फिर ये। हिंदी में पहले ये फिर ये फिर ये। देखो कैसे, मैं कहने का मतलब क्या, देखो ये वेलोसिटी है, इन सब का स्क्वायर करेंगे। पहले स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर 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 कर दिया, अच्छी बात है। स्क्वायर करने के बाद मीन मतलब क्या निकालेंगे बच्चों, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालोगे, इन सब को सर ऐड कर देंगे, बच्चों वाला काम है, ऐड कर देंगे और n से क्या करेंगे सर, डिवाइड कर देंगे। मीन निकल गया, एवरेज हो गया, कहाँ गया, एवरेज हो गया। स्क्वायर कर दिया, मीन कर दिया, अब क्या करेंगे सर, रूट ले लीजिए। इस पूरी का बच्चों स्क्वायर रूट लेना होगा, इसका पूरा स्क्वायर रूट ले लो, ले लिया। तो जो वैल्यू आएगी बच्चों, उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, VRMS। बस ये समझ, एक बहुत सिंपल तरीके तुमको समझाया है। ये VRMS कुछ है नहीं, गैसों के मॉलिक्यूल के जो वेलोसिटी है उसके एवरेज को निकालने का बस एक तरीका है, अच्छा तरीका है, मतलब कहने का ये। हिंदी में क्या किया, पहले वर्ग किया, सबका वर्ग किया, फिर माध्य लिया। माध्य मतलब क्या होता है बच्चों, औसत। तो औसत कैसे निकालोगे, सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दिया, और बाद में क्या निकाल लिया, मूल निकाल लिया। तो जिस ऑर्डर में लिखे उस ऑर्डर को पढ़ो, कभी भूलेगा नहीं कि ये है क्या। तो रूट मीन स्क्वायर या वर्ग माध्य मूल वेग ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये काम करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी को बच्चों क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर तुम चाहो तो और इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, इसको ऐसे बोल सकते हैं, अब ये क्या है सर, पहले स्क्वायर किया। बार मतलब क्या होता है, मीन एवरेज। बार मतलब क्या होता है, ऊपर बार मतलब एवरेज होता है। तो रूट मीन स्क्वायर ऐसे पढ़ो, शायद और क्लियर हो जाए। वर्ग माध्य मूल, पहले वर्ग किया, फिर माध्य मतलब औसत निकाला, और फिर उसका वर्गमूल ले लिया, ठीक है। या यूँ समझो, पहले स्क्वायर किया फिर मीन लिया, ठीक, सॉरी, पहले स्क्वायर किया फिर मीन लिया फिर रूट ले लिया। तो रूट मीन स्क्वायर या VRMS, ये इसका निकालने का तरीका है, ठीक है। ये एक एवरेज को निकालने का तरीका। अब ऐसा करते क्यों है, अब ऐसा करते इसलिए हैं बच्चों कि देखो ऐसा इसलिए किया जाता है, स्क्वायर इसलिए करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वेलोसिटी देखो डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा।
जिनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक का वेलोसिटी u होगा तो दूसरे का क्या होगा सर, माइनस u होगा। अगर इनको नॉर्मली ऐड करोगे u प्लस माइनस u तो ये ऐड हो क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो। ठीक है, इसलिए इनको ऐसे ना ऐड करके क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया गया। तो स्क्वायर अगर करोगे तो माइनस वाले भी क्या हो जाएगा, प्लस, जिससे कैंसिलेशन हो के जीरो नहीं आएगा। इसलिए ऐसा हम लोग स्क्वायर करके फिर एवरेज निकालते हैं। बात समझ रहे हो, मतलब मैंने बता दे रहा हूँ कि ऐसा करते क्यों हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये चीज़ समझने में दिक्कत है कि सर ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं, ऐसा कर किए क्या है वो तो समझ में आएगा, मगर कर क्यों रहे हैं। तो अगर नॉर्मली ऐड करोगे बिना स्क्वायर किए तो देखो, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो u प्लस माइनस u वेक्टर सम है, वेक्टर सम है, डायरेक्शन अपोजिट कट के जीरो। तो 1000 में से मान लो 500 का तो जीरो ही आ गया। तो तब तो इसका मतलब कि 500 को तुम छोड़ दिए, 500 का एवरेज निकाल लो, तो गलत है ना। एवरेज में क्या किसी को छोड़ दोगे, एवरेज मतलब सबका एवरेज निकालोगे बच्चों ना। अगर तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं और तुमको सबका एवरेज निकालना है तो क्या तुम 50 बच्चों को छोड़ के एवरेज निकालोगे, तो ये गलत एवरेज होगा ना। अगर एक मॉलिक्यूल भी छूट जाएगा तो एवरेज गलत होगा, है कि नहीं। तो हमको किसी मॉलिक्यूल को छोड़ना नहीं है। अगर तुम डायरेक्ट ऐड करोगे तो शायद उनका वैल्यू ज़ीरो आ जाए, और कुछ मॉलिक्यूल्स इंक्लूड नहीं हो पाएंगे एवरेज में, इसलिए हम उनको स्क्वायर करके ऐड कर दें। इसका नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। इनमें बताओ कोई कैंसिल हो सकता है क्या? अगर कोई नेगेटिव भी होगा तो क्या कैंसिल होगा क्या? अरे सर कहाँ से कैंसिल होगा, तो स्क्वायर है। और लेकिन स्क्वायर अगर किए हो तो आखिरी में स्क्वायर रूट भी तुमको लेना पड़ेगा, इसलिए स्क्वायर रूट भी लिया जाता है। दैट्स वाई वी फाइंड VRMS। ठीक है, देखो मैं तुमको बहुत शॉर्टकट तरीके में समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुमको बात समझ में आ जाए, है ना। बाकी जिसको डिटेल में पढ़ना होगा, जब मैं 11th में पढ़ाऊँगा थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ पर देखना, एक एक घंटे इस पर हम लोग बात करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका और डीप में कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अभी बस हम लोग काम की बात करते हैं। तो इस तरीके से RMS वेलोसिटी हम लोग फाइंड करते हैं। किसी को अगर दिक्कत होगा तो मुझको बताना, कमेंट में बताना, मैं उसको और डिस्कस कर दूँगा। तो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट RMS वेलोसिटी। अब आगे चलते हैं, ये सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं इसका एक एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ, फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकाल लिया जाए कि RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी एक बार देख लिया जाए। ठीक है, ये तो RMS वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसका मतलब समझ गए। इसका एक अलग से एक्सप्रेशन भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इससे BHU BSc बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर V को मैं यहाँ भेज दूँ तो बच्चों बताओ, PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू वी स्क्वायर RMS कह सकते हैं। इस फॉर्मूले को मैंने V यहाँ भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और वी नो दैट, हम सब जानते हैं, सब पता होगा सबको बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है, सब जानते हो। n नंबर ऑफ मोल्स होता है, R होता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T होता है तुम्हारा टेम्परेचर, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ अगर पुट कर दूँ मैं PV के बदले nRT इज इक्वल टू 1/3 m इंटू वी स्क्वायर RMS। भूलना मत, कैपिटल M क्या था, बताओ बच्चों, कैपिटल M क्या था, गैस का टोटल मास। भूलना मत, स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास है और कैपिटल M पूरे गैस का। अब अच्छा ये पढ़ो, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास, भार बटे अणु भार, सब पढ़े होंगे। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर, m नॉट मॉलिकुलर मास है, मैं लिख देता हूँ, m नॉट इज मॉलिकुलर मास मतलब अणु भार। ठीक है, RT एज इट इज इक्वल टू 1/3 m इंटू वी स्क्वायर RMS। m से m यहाँ काट सकते हो, 3 को यहाँ भेज दो, तो 3RT बाई m नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया सर, ये VRMS हो गया। ठीक है,
वी स्क्वायर RMS हो गया। तो वी RMS कितना आएगा सर? वी RMS आएगा बच्चों √3RT बाई m0, ये आएगा वी RMS की वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। 3 न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर है। आर गैस कांस्टेंट सब जानते हो, इसकी वैल्यू क्या होती है? टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। m0 क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास, अणु भार। कंफ्यूज मत होना, कैपिटल M गैस का टोटल मास है, स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास है, और m0 क्या है? उसका मॉलिक्यूलर मास m0। तो m डिफरेंट है, स्मॉल m डिफरेंट है, m0 डिफरेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन पूछा है इससे। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे चलता हूँ टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग। ये चीज़ समझ गया? ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझको बता रहा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, और पहले अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले दिन आएंगे और हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। पहले समझ लो, पहले उसकी एक समझ डेवलप कर लो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस फॉर्मूले को कहाँ पर यूज़ करना है, फॉर्मूले में किस चीज़ का क्या मतलब होता है। फिर न्यूमेरिकल तो एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा तुम्हारा, देखना। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझ लो। RMS वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग, गैस के मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का एवरेज निकालने का एक तरीका है, मेथड ऑफ फाइंडिंग एवरेज, जिसमें अच्छा मतलब को एवरेज निकालने कई तरीके होते हैं, आगे पढ़ोगे। ये बहुत बढ़िया मेथड, इसमें बढ़िया एवरेज निकल करके आता है। बट इसके अलावा गैस के मॉलिक्यूल की 2 और वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में गैस के मॉलिक्यूल के 3 प्रकार की वेलोसिटी की बात करते हैं, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है BHU में से, एक बार तो केमिस्ट्री भी पूछा गया था। ठीक है, बता दो क्या था वो क्वेश्चन। तो गैस के, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी केमिस्ट्री में भी है, तुम जानते होगे। तो गैस के मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होता है बच्चों, वो 3 तरीके से उसका एवरेज निकालते हैं। क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है 10, 5, 15, 100, 50 तो होती नहीं है, ये कई मोल्स होते हैं। और एक मोल में जानते हो 10⁻23 मॉलिक्यूल्स से भी ज़्यादा होते हैं। तो इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का अगर एवरेज निकालें तो अच्छा तरीका क्या होगा एवरेज निकालने का? तो 3 तरीके से एवरेज हम लोग फाइंड करते हैं। तीनों को तुमको मैं एक एक करके समझाता हूँ, और उससे क्वेश्चन क्या बनता है वो बताता हूँ। और तीनों में सबसे बढ़िया एवरेज कौन होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, चलो। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, RMS वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी, और तीसरा होता है बच्चों मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल, ये तीनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, और तीनों का फॉर्मूला और तीनों में आपस में रिलेशन क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। RMS वेलोसिटी को हिंदी में कहते हो वर्ग माध्य मूल वेग, समझ चुके हो। एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग, सिंपल। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अधिकतम संभावित वेग,
जिसको हिंदी में लिखना हो लिख लेगा बच्चों, मैं 2 बार लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब अधिकतम संभावित वेग। अब ये तीनों होते क्या हैं, एक एक करके इनको समझा जाए, इनके रिलेशन को देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। सोचो सर, सबसे पहले एक काम करिए कि एक वेसल लीजिए, एक बर्तन लीजिए, एक वेसल लीजिए, उस वेसल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ दिखा दीजिए। दिखाए थे बच्चों, जो अब तक हम लोग कर रहे थे। तो मैंने एक वेसल लिया, उस वेसल में मैंने कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दिखा दिया। हर मॉलिक्यूल का अपना अलग वेलोसिटी, अपना अलग मैग्नीट्यूड, अपना अलग डायरेक्शन है कि नहीं, जिसका किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। रैंडमली, ये सब जानते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हर मॉलिक्यूल गैस में अपना अलग अलग दिशाओं में चलता है, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इनका एवरेज निकालने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हर कोई इधर कैसे पकड़े, कैसे सबको ऑर्गेनाइज करे, ठीक है। तो देखो, आरएमएस वेलोसिटी तो समझ गए हो क्या होता है, वीआरएमएस मैं समझा दिया कि वीआरएमएस कैसे निकालते हैं, समझ गए कि सर वीआरएमएस इज दिस वन, वी स्क्वायर बार, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, पहले वर्ग किया, फिर माध्य निकाला, फिर उसका वर्गमूल लिया, तो ये जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी। और ये वैल्यू कितनी आती है, तो ये वैल्यू आती है 3RT/m0। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्क्वायर क्यों करते हैं ये भी बता दिया आपने, ताकि माइनस जो आता है उससे कैंसिलेशन ना हो, कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैंसिल ना होने पाए, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये तो आरएमएस वेलोसिटी हो गया। दूसरा क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं, समझ चुके हो। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, औसत वेग। तो एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स का जैसे सिंपल एवरेज निकालते हो आज तक, वैसे ही एवरेज निकालना जाता है। जैसे मान लो इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी की वेलोसिटी निकाल करके n से डिवाइड कर दिए, सिंपल एवरेज निकालते हो। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों v बार इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे भाई, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी को ऐड कर दीजिए, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे सर, n करेंगे। इसमें स्क्वायर नहीं करते, सिंपल ऐड कर देते हैं। इससे एक नुकसान होता है, नुकसान क्या होता समझ गए हो ना, कि इनमें से कोई वेलोसिटी अगर रिवर्स डायरेक्शन में है, जिनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो उन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कट करके 0 आ जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगी। जैसे 100 बच्चों का एवरेज निकालना था, 50 बच्चों का आपस में कट करके 0 हो गया एवरेज, तो बचे केवल 50 ही बचे, यानी कि जो एवरेज निकाला मैंने 50 का ही निकाला। मान लो बच्चों मैंने कहा इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स है, मान लो मैंने कहा इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स है, 1000 मॉलिक्यूल्स है। उन 1000 मॉलिक्यूल्स में से 400 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आपस में कैंसिल हो गए, v1 v2 ऐड किया, कैंसिल हो गए, तो जिनका तुम एवरेज निकालोगे वो तो 600 ही बचे फिर ना, 1000 तो बचे नहीं, क्योंकि 400 तो कैंसिल हो गया आपस में। तो तुमको एवरेज निकालना था 1000 मॉलिक्यूल्स का, तुम निकाल के आए हो 600 का, और ये तुमको बात पता भी नहीं चलेगी कि तुम गलत कर दिए हो। अरे 400 क्या, इसमें से एक मॉलिक्यूल भी अगर छूटा तो वो गलत एवरेज माना जाएगा, क्योंकि तुमने एक मॉलिक्यूल को छोड़ दिया है। सभी के सभी को एवरेज में इंक्लूड होना चाहिए। हाँ, सब नहीं कटेंगे, कुछ जो सेम डायरेक्शन में होंगे, कुछ जो सेम डायरेक्शन में होंगे वो ऐड भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 600 बचे भी हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कैंसिल होंगे बच्चों। यानी यहाँ जो एवरेज आएगा, इस एवरेज से कुछ कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, पहले ये बताओ। सर कम आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सैंपल कम हो गए हैं।
कैंसिलेशन हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को जो आएगी बच्चों कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 8RT/पाई m0। ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, एवरेज वेलोसिटी। ये आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और इसको चेक करोगे, ये वैल्यू बच्चों इस वैल्यू से थोड़ी कम आती है, और कम आनी भी चाहिए, क्योंकि सर कुछ तो आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे। तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी और ये होता है आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है। बहुत हम लोग बहुत शॉर्टकट चीज़ों को समझ रहे हैं जितना हमको ज़रूरत है, ठीक है, वरना इसमें बहुत कुछ बातें हैं जो फ़िलहाल BHU BSc के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अगर समझना हो पूरा थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत लंबी कहानी है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताना पड़ेगा, काफ़ी कहानी है, मगर होती ये तुमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना हमको ज़रूरत उतनी बात हम लोग कर रहे हैं। तो समझ गए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है। यहाँ पे स्क्वायर क्यों करते हैं समझ गए, इस कैंसिलेशन को बचाने के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं। नहीं करोगे तो कुछ सैंपल कम हो जाएगा, बचे कुछ एक एवरेज आएगा, जो जाहिर सी बात है अच्छा एवरेज नहीं होगा। तुम बताओ क्या अच्छा एवरेज है? सर नहीं है, इसमें से कुछ तो कैंसिल हो गए हैं, छूट गए हैं, घट गए हैं, कैसे अच्छा एवरेज है? हाँ ये अच्छा है, इसमें हर एक को अपने लिया है, कोई छूटा नहीं है, ये अच्छा एवरेज है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बात करेंगे, जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। चलो स्क्रीनशॉट तुम सब ले लिए होगे इसका, आगे चलूँ मैं। अब पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये क्या चीज़ होती है। तो बिलीव करोगे इससे केमिस्ट्री में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इन तीनों से, तो केमिस्ट्री में भी तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते ही होगे। चलो देखो, अब ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है इसको समझो। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एक सैंपल है, ये एक वेसल है, इस वेसल में एक गैस भरी हुई है, इसमें गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी अलग अलग वेलोसिटी है, अलग अलग डायरेक्शन है, किसी का दूसरे से कोई मतलब नहीं है, सबकी अपनी भी लाइफ है, अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, अच्छी बात है। मोस्ट प्रोबेबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, अधिकतम संभावित वेग, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा हो। एक तुमको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो बच्चों इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसमें 990 मॉलिक्यूल्स, मान लो 990 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड। ध्यान सुनना, 990 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी बचे 10 में से 7 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल 600 मीटर पर सेकेंड, और बाकी बचे 3 की मॉलिक्यूल है बच्चों 550 मीटर पर सेकेंड। हो गए 1000। 990 लोग ऐसे हैं जिनके पास 500 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। 7 लोग केवल ऐसे हैं जो 600 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, और 3 लोग केवल ऐसे हैं जो 550 मीटर। मैं बहुत सिंपल वे समझा रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला है वो एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, बट हमारे फ़िलहाल काम का भी नहीं है, ठीक है। जो समझना है पहले वो समझो, ठीक है। मैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ाऊँगा, ठीक है, मगर हमको चीज़ों को समझ लें पहले एक बार। तो पूरे 1000 हो गए? हाँ सर हो गए। ये सबको दिखाई दे रहा है कि 500 मीटर पर सेकेंड वाले मॉलिक्यूल की संख्या सबसे ज़्यादा है। 990 लोग ऐसे हैं जो 500 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं।
सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जो 600 से चल रहे हैं और बेचारे 3 लोग ऐसे हैं जो 550 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये 1000 है, इसमें और बढ़ाते चलना। अब तुम एक काम करो, अपना आँख बंद करके इस बॉक्स में हाथ डालो। देखना नहीं है, अपना आँख बंद करके बॉक्स में हाथ डालो, ऐसे मिला दो और एक मॉलिक्यूल को निकाल लो बिना देखे। देखना नहीं है, रैंडमली। मैथ्स वाले जानते होगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी में क्या करते हो सबको पता होगा, ठीक है ना। अंदर गए, हाथ से घुमाया और ऐसे बिना देखे एक मॉलिक्यूल को निकाल लिया और उसकी वेलोसिटी को चेक कर रहे हो कि चेक करें इसकी वेलोसिटी कितनी आती है। कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, इन 3 में से कुछ भी आ सकती है, लेकिन क्या आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तुम एक मॉलिक्यूल निकाले, उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होने का चांस ज़्यादा रहेगा सर 500 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि 500 वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है। हम हाथ डालेंगे तो हो सकता है वही पकड़ा है, ये भी है, ये नहीं संख्या कम है। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही ना पकड़ाएगा बच्चों। तो जिस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल की नंबर ज़्यादा होते, संख्या ज़्यादा होते हैं, उसी वेलोसिटी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक देखो, तुम्हारे पास एक बैग है जिसमें मान लो 100 बॉल्स हैं। तुम्हारे पास एक बैग, एक झोला है, उसमें 100 बॉल हैं। 100 में से 90 बॉल बच्चों 95 बॉल रेड कलर के हैं, 3 बॉल उसमें ग्रीन कलर के हैं और 2 बॉल उसमें बच्चों वाइट कलर के हैं। प्रोबेबिलिटी में ऐसा क्वेश्चन किए होंगे, मैथ्स वाले समझ रहे होंगे, बायो वाले ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी तुमको पढ़ाने जा रहे हैं, बस कॉमन सेंस ही बता रहे हैं। 100 बॉल में से 95 बॉल रेड कलर के हैं, 3 बॉल ग्रीन कलर के हैं, 2 बॉल वाइट कलर के हैं। अब तुम हाथ डाल के एक बॉल को निकाले, इससे पहले मिला दिए, अच्छे से मिला दिए, एक बॉल को निकाले। वो बॉल का कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होने का चांस ज़्यादा रहेगा सर? रेड। क्योंकि जब 95 रेड बॉल हैं तो जब मैं हाथ डाल के निकालूंगा तो रेड वाले होने का चांस ज़्यादा होगा। हो सकता है कि ग्रीन वाला भी आ जाए, मगर चांस किसका ज़्यादा होगा सर? रेड वाले का। तो जिसका चांस ज़्यादा होगा मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर होता है उसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। आई थिंक बात सबको समझ में आ गई होगी। फिर से बोल देता हूँ, जिस वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन 990 लोगों के ऊपर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन केवल 7 लोगों पे है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन केवल 3 लोगों पे है, तो हाथ डाल के निकालोगे तो ये वाला मॉलिक्यूल पकड़ाने का चांस ज़्यादा रहेगा। 10 बार निकालोगे, 10 बार में से ये वाला शायद सबसे अधिक बार निकले। जितनी बार भी हाथ डालोगे मैक्सिमम टाइम यही वाला मॉलिक्यूल आएगा। एक आध बार ये भी आ सकते, मगर 10 में से शायद 7 बार 8 बार यही आए, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका वितरण सबसे अधिक अणुओं पर है। तो जिस वेग का वितरण सबसे अधिक अणुओं पर होता है उसको बोलते हो अधिकतम संभावित वेग। क्लियर है? बात समझ गए मेरी? ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सर वो बता दीजिए। अच्छा, ये तुमको समझाएं, इसको ऐसे निकालते नहीं है। इसके लिए बेटा बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल के वेग के वितरण का नियम। वो हम अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे, अभी वो तुमको समझा दिया। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको पी से डिनोट करो। पी मतलब प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों √2RT/m0, दैट इज योर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अधिकतम संभावित वेग। जल्दी से कॉपी कर लो इसको तो आगे चलते हैं।
ओके, आगे चलते हैं बच्चों, नोट कर लिए होगा इसको मेरे ख्याल से। तो 3 वेलोसिटी पढ़ा हम लोगों ने अब तक, गैस के मॉलिक्यूल के 3 वेलोसिटी को पढ़ा, ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन वेलोसिटी पढ़ा सर? एक पढ़ा हमने VRMS। VRMS में मैंने क्या पढ़ा? VRMS इज 3RT/m0। अभी केमिस्ट्री में क्वेश्चन क्या पूछा था बताता हूँ, केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन क्या था। दूसरा पढ़ा सर औसत वेग, मीन वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है बच्चों? सर पढ़ा है आपने 8RT/πm0। तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा है सर? आपने पढ़ा मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का वैल्यू कितना आया सर? इसका वैल्यू आया था 2RT/m0, ठीक है, 2RT/m0। ये 3 वेलोसिटी होती हैं जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की 3 वेलोसिटी की बात हम करेंगे, RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इनमें सबसे ज़्यादा यूज़, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, जब सबसे ज़्यादा जिसका फिजिकल मीनिंग क्लियर है, सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, वो है RMS वेलोसिटी। जो फॉर्मूला होगा, एक्सप्रेशन होगा, जहाँ पर वेलोसिटी की बात होगी मॉलिक्यूल की, हम लोग RMS वेलोसिटी ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी मॉलिक्यूल को छोड़ा नहीं गया है, सबको पकड़ पकड़ के एवरेज निकाले हैं, एक एक को पकड़ा गया है। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में ही कट गए थे बेचारे, जानते थे क्यों? डायरेक्शन था उनका। और इसमें तो भाई जिसकी संभावना ज़्यादा है आप उसी को ले लिए हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है आपने उसको छोड़ दिया है। ये भी ठीक बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी भले कम है मगर वो भी तो मॉलिक्यूल बेचारा उस सिस्टम का हिस्सा है। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसी को एवरेज कैसे मान सकते हैं? तो ये भी बहुत अच्छा एवरेज नहीं माना जाएगा गैस के मॉलिक्यूल्स के एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए। तीनों को अच्छे से फॉर्मूला याद कर लो, जो हम लोग फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, डेरिवेशन में यूज़ करेंगे, जिसकी बात होगी वो RMS वेलोसिटी ही होगी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताओ इन 3 में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? अगर मैं तुमको बोलूँ कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, मतलब सबसे छोटा पहले, उसके बड़ा, उसके बाद, उससे बड़ा, उसके बाद, तो वो क्रम क्या होगा? इफ़ आई राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन 3 मॉलिक्यूल को, तो वो क्रम क्या, वो जल्दी सबको लिख के दिखाएंगे जल्दी से। सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। लिखा सबने? तो बच्चों सबसे छोटी जो वेलोसिटी होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सबसे छोटी होती है बेचारी। उससे बड़ी होती है बच्चों एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और सबसे बड़ी होती है बच्चों VRMS, और इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। इस ऑर्डर को याद रखना, यही क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा गया था। मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज वेलोसिटी और RMS वेलोसिटी का ऑर्डर, कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होती है। क्लियर है? बात समझ गए? अच्छे से फॉर्मूला इनको देख लो, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और हम लोग इसको यूज़ भी बहुत जगह करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा तुमको। आज हम लोग क्या पढ़े? एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर पढ़े। प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रेशर का एग्जर्ट करने का मैकेनिज़्म क्या है, गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होती है, कौन कौन सी वेलोसिटी होती है, उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग पढ़ ली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो मैं इन जो हम लोग पढ़े हैं आज उस पर न्यूमेरिकल कर लिया जाएगा। प्रेशर वाले पे क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल करेंगे और इन वेलोसिटीज़ पर जो भी न्यूमेरिकल आए हैं एग्जाम में वो करेंगे, ठीक है, ताकि एक एक चीज़ पढ़ते चलें, न्यूमेरिकल करते चले, वो क्लियर होते चले। इससे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन दो कन्फर्म है कि जितना आज पढ़े हो बहुत चांस है एक क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे आएगा। अब तुम्हें करना ये है कि इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इसको बनाना है, पढ़ना है
और एक रेगुलरिटी मेंटेन करके चलना है। मैं सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर करूँगा, एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या होगा, सब तुमको बताऊँगा 1 बाय 1। बस तुमको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बनाओ। नेक्स्ट क्लास में इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और आगे के थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।